आज की कहानी बिल्कुल किसी साइबर थ्रिलर फिल्म जैसी है। हुआ ये है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर कंबोडिया में एक बहुत बड़े स्कैम ऑपरेशन का भंडाफोड़ हुआ है। और इनका निशाना कौन था? खासतौर पर भारतीय लोग। जरा इस ऑपरेशन के साइज को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था, बल्कि 11,000 से ज्यादा लोगों की एक पूरी फौज थी, जो दिन रात बस इसी धोखे को अंजाम देने में लगी हुई थी। और ये सब किसी एक जगह से नहीं चल रहा था। इस नेटवर्क के 200 से भी ज्यादा सेंटर थे, जो एक मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए थे, और हर एक सेंटर भारत में किसी न किसी को अपना शिकार बना रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह सब कुछ भारत से लगभग 5,000 किलोमीटर दूर कंबोडिया से हो रहा था। मतलब आज के डिजिटल वर्ल्ड में क्राइम की कोई सरहद नहीं होती। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा इंटरनेशनल स्कैम काम कैसे करता था। चलिए समझते हैं डिजिटल अरेस्ट की उस खौफनाक तकनीक को, जिसने न जाने कितने लोगों से उनकी मेहनत की कमाई लूट ली। देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक तरह का दिमागी खेल है। ये आपको फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली बंदी बना लेता है। स्कैमर्स फोन पर ही गिरफ्तारी का ऐसा डर पैदा करते हैं कि इंसान की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। और अपने इस धोखे को असली दिखाने के लिए उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड नकली दफ्तर बना रखे थे। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, ये तो एक पूरा स्टेज शो था, जिसका एक ही मकसद था, धोखा देना। जरा सोच कर देखिए, एक वीडियो कॉल आती है और सामने एक ऐसा दफ्तर दिखता है जो हूबहू सीबीआई ऑफिस जैसा लगे। इतना ही नहीं, बैकग्राउंड में गांधी जी और अंबेडकर की तस्वीरें तक लगी हैं। ये सब कुछ बस इसलिए किया गया था ताकि कोई भी यकीन कर ले कि वो सच में कानून से बात कर रहा है। इनका काम करने का तरीका बहुत सिंपल लेकिन बेहद असरदार था। 3 स्टेप्स में पूरा खेल हो जाता था। पहला, किसी गंभीर जुर्म का इल्जाम लगाकर डराना। दूसरा, एक नकली वीडियो कॉल के जरिए भरोसा जीतना। और बस आखिर में उसी घबराहट का फायदा उठाकर पैसे ऐंठना। ये स्कैम इतना फैल गया और इतना खतरनाक हो गया कि इसे नेशनल लेवल पर एड्रेस करना पड़ा। अब जब देश के प्रधानमंत्री को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में लोगों को चेतावनी देनी पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा था। तो इतने बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का खात्मा कैसे हुआ? चलिए अब देखते हैं कि कैसे अलग अलग देशों की एजेंसियों ने मिलकर इस पूरे जाल को तोड़ा। ये सब एक इंटरनेशनल चेस गेम की तरह हुआ। शुरुआत हुई पिछले साल के आखिर में, जब अमेरिका ने इस गैंग के सरगना पर केस लगाया। इसके बाद चीन ने उसे प्रत्यापित किया और फिर 15 जनवरी को उसकी गिरफ्तारी हुई। बस इसी के बाद कंबोडिया में ताबड़तोड़ छापे पड़ने शुरू हो गए। और इस पूरे क्रिमिनल एम्पायर का मास्टरमाइंड था ली क्वांग, जो कंबोडिया में माए कसिनो का मालिक था। यही वो शख्स था जो पर्दे के पीछे से ये सारा ऑपरेशन चला रहा था। लेकिन इस स्कैम में सिर्फ पैसों का ही नुकसान नहीं हुआ। इसका एक और बहुत ही स्याह पहलू है, एक भयानक मानवीय त्रासदी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी है। याद है वो 11,000 लोग? वो सब के सब अपराधी नहीं थे। उनमें से ज्यादातर तो खुद शिकार थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार, जिन्हें इस जहन्नुम जैसे काम में जबरदस्ती धकेला गया था। और ये इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। जिन लोगों को हम वीडियो में नकली पुलिस वाले बनकर लोगों को धमकाते हुए देख रहे थे, वो असल में खुद भी विक्टिम थे। उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ ये सब करने पर मजबूर किया गया था। मतलब वो एक ही समय पर अपराधी भी थे और शिकार भी। अच्छी बात यह है कि इन छापों में बचाए गए हजारों लोगों को अब उनके अपने अपने देशों में वापस भेजने का काम शुरू हो गया है, ताकि वो अपने परिवार वालों से दोबारा मिल सकें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा? जब हम नतीजों को देखते हैं तो एक बहुत ही मिली-जुली तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी जीत जो शायद अधूरी है। कंबोज के पुलिस चीफ की ये बात जमीनी हकीकत को बयां करती है। उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे और दुश्मन बहुत बड़ा। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि कई अपराधी उनकी पकड़ से छूट गए। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। लगभग 200 स्कैम सेंटर बंद हुए, 173 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि लगभग 7,000 लोग भागने में कामयाब रहे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब इस नेटवर्क के हजारों लोग अब भी बाहर आजाद घूम रहे हैं, तो क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट का खतरा खत्म हो गया है, या फिर ये सिर्फ एक नए रूप में किसी और जगह से दोबारा सिर उठाएगा?
ये एक ऐसी सोच है जो हमें हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाती है।